तेज रफ्तार खबरों के बाद दी इनसाइड स्टोरी में अब बड़ी खबरों की पड़ताल का वक्त हो गया है और सबसे पहली इनसाइड स्टोरी विपक्षी एकजुटता की बेंगलुरु में बैठक से जुड़ी हुई है, जिसमें गठबंधन का नामकरण तो हो गया, लेकिन फॉर्मूले और चेहरे पर क्या तय हुआ आपको हम बताएंगे। अगली स्टोरी होगी एनडीए की। क्या 26 विपक्षी दलों के तोड़ के लिए 38 दलों का गठजोड़ हुआ है? इसकी इनसाइड स्टोरी भी आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे एक्सक्लूसिव पड़ताल सीमा हैदर पर, वो भी पाकिस्तान से। सीमा हैदर को लेकर पाकिस्तान में क्या चल रहा है, आप इस पर डिटेल रिपोर्ट देखेंगे। लेकिन सबसे पहले खबर विपक्षी एकजुटता की, जो पटना से बेंगलुरु पहुंचते पहुंचते कुछ कदम और आगे बढ़ गई है। यूपीए अब नए नाम के साथ सामने आया, लेकिन विपक्ष इस सवाल पर अभी भी मौन है कि 24 में चेहरा कौन। आखिर विपक्ष का गेम प्लान है क्या? इंडिया यानी आई इंडिया, एन नेशनल, डी डेवलपमेंटल, आई इंक्लूसिव, ए अलायंस। बेंगलुरु में विपक्षी दिग्गजों के महामंथन के दूसरे दिन इस सवाल का जवाब मिल गया कि 2024 में विपक्षी गठबंधन का नाम क्या होगा। नाम पर सहमति के बीच विपक्षी दिग्गजों ने एक के बाद एक ट्वीट कर विपक्षी महामोर्चे की कामयाबी का संदेश दिया। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के दूसरे दिन यह तय हो गया कि 2024 की लड़ाई इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच होगी। With all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance. So everybody agreed for this, and unanimously this name is given, and everybody is happy with this name. गठबंधन के नाम पर हुई माथापच्ची में सेव इंडिया अलायंस, सेक्युलर इंडिया अलायंस जैसे नामों पर भी चर्चा हुई, लेकिन आखिर में इंडिया नाम पर सहमति बनती दिखी। गठबंधन के नाम पर माथापच्ची के बीच बेंगलुरु में उन अहम मुद्दों पर भी चर्चा शुरू हो गई है जिससे गठबंधन जमीन पर उतरेगा। विपक्षी गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती आपसी समन्वय बनाने की है, इसीलिए सबसे पहले इसी चुनौती को हल करने की कोशिश की गई। विपक्षी दलों की बैठक में समन्वय के लिए कमेटी बनाने का ऐलान हुआ। इस कमेटी में 11 सदस्य होंगे। समन्वय के लिए दिल्ली में एक कार्यालय बनाने का भी ऐलान हुआ। इसके साथ ही विपक्षी गठबंधन की अगली मुलाकात की जगह भी तय हो गई। We are going to meet again in Maharashtra, Mumbai. There we will discuss the names of the coordinators, and 11 member name will be announced there. इसमें सबसे बड़ा मुद्दा सीट शेयरिंग का है। कौन किस राज्य में चुनाव लड़ेगा, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इसके लिए आगे का मोर्चा समन्वय कमेटी संभालेगी। कमेटी विपक्षी मोर्चे में शामिल पार्टियों से चर्चा करेगी। सीट शेयरिंग तो एक हो जाएगा, जहाँ जहाँ कैसा करना, ये हमारे अभी सभी नेता लोग मिलके और कमेटी मिलके वो तय करेगी, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। पटना की बैठक में 16 विपक्षी पार्टियां शामिल हुई थीं। बेंगलुरु की बैठक में विपक्षी मोर्चे में शामिल पार्टियों की संख्या बढ़कर 26 हो गई। इसका असर बैठक में शामिल विपक्षी दिग्गजों के बॉडी लैंग्वेज में भी दिखा और विपक्षी एकता के मंच से 2024 में मोदी को परास्त करने का ऐलान भी हुआ। आज खाली धमक देता है, हम 355 करेगा, हम 356 करेगा। हम लोगों ने आज 420 कर दिया, 420 धारा अप्लाई कर दिया पॉलिटिकली, जिसमें इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा, भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा।
इंडिया जीतेगा और हमारा देश जीतेगा। आज ये 26 पार्टियां हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है। ये सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं जहां पे ऐसा भारत होगा जहां सब सुख शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी। लड़ाई सिर्फ हमारी पार्टी की नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं। देश ही हमारा परिवार है, तो इस परिवार को हमें बचाना है। गठबंधन का नाम तय हो गया, समन्वय के लिए कमेटी बनाने का फैसला भी हो गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। सवाल ये, गठबंधन का चेयरपर्सन कौन होगा? अलग अलग मुद्दों पर एक राय कैसे बनेगी? 2024 में विपक्षी गठबंधन का चेहरा कौन होगा? ये वो सवाल हैं जो विपक्षी गठबंधन की मजबूती तय करेंगे। इन सवालों के जवाब से ही तय होगा कि विपक्षी गठबंधन कितना मजबूत और एकजुट होगा। विपक्षी नेताओं ने इन सभी सवालों का जवाब मुंबई की बैठक तक टाल दिया है कि हम एक कोऑर्डिनेशन कमेटी 11 लोगों की बना रहे हैं। उस 11 लोगों के मीटिंग में तय होगा कि कौन से वो 11 लोग होंगे, फिर उसमें कौन कन्वेनर उसको बनाएंगे आगे के लिए, वो मुंबई में तय होगा और हम वो तो छोटी बात है, उसको सॉल्व कर देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के नेता अभी चेहरे पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। चेहरे पर चर्चा से पहले वो उन मुद्दों की पहचान करना चाहते हैं जिससे वो जमीन पर बीजेपी को घेरेंगे। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में महंगाई, बेरोजगारी, नोटबंदी, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा, मणिपुर हिंसा, केंद्र राज्य विवाद, जाति जनगणना, ऐसे वो तमाम मुद्दे शामिल किए गए जो अलग अलग दल उठाते रहे हैं। इस ज्वाइंट स्टेटमेंट के जरिए विपक्षी नेताओं ने दिखाने की कोशिश की कि गठबंधन के सभी नेता साथ हैं। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है कहने की जरूरत भी नहीं है। यानी मुंबई की बैठक से पहले एक समन्वय समिति बनेगी, दूसरे साझा मुद्दे तय किए जाएंगे। दरअसल विपक्षी नेता अब संभलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। विपक्ष नहीं चाहता किसी ऐसे मुद्दे पर स्टैंड लिया जाए जिससे बीजेपी को फायदा हो। ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने वाले मुद्दों को छुआ नहीं जाए। सरकार से वो सवाल पूछे जाएं जो जनता से जुड़े हों। इसीलिए कमेटी साझा प्रोग्राम तय करेगी। यही कमेटी आगे चलकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी तय करेगी। Together fight, that's why 26 parties have come together and we will fight together against the BJP, against Modi government. There is no. बेंगलुरु में विपक्षी दिग्गज जब दूसरे दिन की बैठक की तैयारी में जुटे थे, उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली से विपक्षी एकता पर तीखा हमला बोला। विपक्षी दलों की बैठक में क्या क्या हुआ, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए पीएम मोदी ने विपक्ष को किन किन विश्लेषणों से नवाजा। 20 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की गारंटी देने वाले ये लोग बड़े प्रेम से, बड़ी आत्मीयता से आपस में मिल रहे हैं। साथियों, भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है? पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। दिल्ली बीजेपी ने विपक्षी नेताओं पर करारा तंज कसते हुए ये पोस्टर भी जारी किया।
इन राजनीतिक अटैक के बीच पटना से चली विपक्षी एकता की गाड़ी बेंगलुरु के रास्ते मुंबई की तरफ बढ़ चली है। एक बहुत ही मशहूर कथन है, विलियम शेक्सपियर ने कहा था, व्हाट्स इन अ नेम। लेकिन यहां पर जो इंडिया नाम दिया गया गठबंधन की तरफ से, विपक्षी गठबंधन की तरफ से, उसके पीछे एक खास सोच और रणनीति बताई जा रही है। मैं सीधे आपको लिए चलूंगा इनसाइड स्टोरी के लिए। मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। और आशीष, देखिए, सवाल यही है, गठबंधन का नाम तो तय हो गया, लेकिन चेहरा कौन होगा, फॉर्मूला क्या होगा, किस आधार पर समन्वय होगा, इन चीजों पर क्या कोई बात बनती नजर आ रही है? जय बिल्कुल अखिलेश, जैसे आपने शेक्सपियर को कोट किया, मैं भी जरूर करना चाहूंगा। यहां पर जिस तरह से जो तब्दीली देखने को मिली है, शेक्सपियर ने ही कहा था, ओल्ड ऑर्डर चेंजेस टू गिव प्लेस टू न्यू। जिस तरह का बदलाव दिख रहा है, कम से कम विपक्ष के नेताओं का एक साथ आकर के ये दावा करना कि हम अपने डिफरेंसेस पीछे छोड़ रहे हैं। आपने देखा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस अध्यक्ष ने मंच से कहा कि हम जानते हैं कि कई राज्यों में हमारे बीच में टकराव है, लेकिन इसके बावजूद बड़े पिक्चर को देखते हुए हम अपने विवादों को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं। लिहाजा ऐसा हुआ है अखिलेश कि आज की बैठक में इंडियन नाम तय हो गया और ये तय किया गया है कि जो कन्वीनर चुना जाना है, निश्चित तौर पर आज तो नहीं हो पाया, अगली 1 या 2 बैठक में कन्वीनर भी चुन लिया जाएगा। हम जानते हैं कौन कौन से चेहरे, अखिलेश रिपीट करने की जरूरत नहीं है, जो इसके स्ट्रांग कंटेंडर्स हैं। रही बात समन्वय बिठाने की, तो 3 कमिटीज में आपको बता दूं, ये बड़ी एक्सक्लूसिव है हमारी, जो 3 कमिटीज बनेंगी वो है एक सब कमिटी फॉर कॉमन मिनिमम एजेंडा। ये मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं कहा जाएगा, कॉमन मिनिमम एजेंडा कहा जाएगा, क्योंकि सरकार का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, पार्टीज का है। इसके अलावा सब कमिटी फॉर कैंपेन और तीसरी कोऑर्डिनेशन कमेटी। कैंपेन पर खासा जोर आज अरविंद केजरीवाल ने भी बैठक में दिया था और इस बात पर एक स्पिरिट जो निकल करके आई कि डिफरेंसेस को साइड रखें और साथ मिलकर आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष कुमार सिंह इस जानकारी के लिए आपका। दरअसल बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों की बैठक हुई, तो दिल्ली में एनडीए में शामिल 38 दल जुटे, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से मिशन 2024 की तैयारी है। एनडीए की बैठक में मिशन 2024 के लिए आगे के रोड मैप पर चर्चा हुई। एनडीए की बैठक की अहमियत, इससे आप समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी खुद बैठक में मौजूद रहे। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरा, ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। भ्रष्टाचार की गारंटी देने वाले ये लोग परिवारवाद के कट्टर समर्थक बड़े प्रेम से आपस में मिल रहे हैं। जो परिवार कहे वही सही, फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग। अपना परिवार बचाओ, परिवार के लिए भ्रष्टाचार बढ़ाओ। नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मनकाले है। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले हैं। कल तेवर, आक्रामक अंदाज, तीखे तंज और डायरेक्ट अटैक। दिल्ली में एनडीए की महाबैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर आक्रामक हमला करके बैठक की लाइन और लेंथ सेट कर चुके थे। एनडीए की इस बैठक का ठिकाना है दिल्ली का अशोका होटल। एनडीए का अपनी तरह का ये पहला बड़ा जमघट है, जिसमें 10-20 नहीं 38 पार्टियां शामिल हैं, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। एनडीए के इस जमघट पर विपक्षी पार्टियों के नेता तंज भी कस रहे हैं। जैसे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने इस ट्वीट में एनडीए में शामिल दलों का ईडी कनेक्शन जोड़कर तंज कसा। विपक्ष की ओर से छोड़े जा रहे इन तीर के बीच प्रधानमंत्री मोदी हुंकार भर चुके हैं। 2024 में फिर उनकी सरकार बनेगी। 2024 चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। एनडीए की इन 38 पार्टियों का जमघट ऐसे वक्त में लगा जबकि मोदी और बीजेपी विरोधी एजेंडे के साथ 26 विपक्षी दलों ने बेंगलुरु में 2 दिन का मंथन किया और अपने महागठबंधन का नाम दिया इंडिया।
2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पहले पटना और अब बेंगलुरु में विपक्षों की गोलबंदी की कोशिशों ने बीजेपी के भीतर भी हलचल पैदा कर दी है। माना जा रहा है कि विपक्ष की उसी गोलबंदी की तोड़ के लिए बीजेपी एनडीए का कुनबा बड़ी करने में लगी हुई है। तो एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए और दूसरी तरफ विपक्ष का इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि 2024 के लोकसभा चुनाव की सूरत कुछ ऐसी बनती जा रही है। 26 पार्टियों वाला गठबंधन इंडिया वर्सेस 38 पार्टियों वाला गठबंधन एनडीए। वैसे दिल्ली के 5 सितारा होटल में एनडीए के इस जमघट में कुछ पार्टियां शामिल नहीं हुई, जिनके नाम हैं शिरोमणि अकाली दल, तेलुगु देशम पार्टी और जेडीएस। शिरोमणि अकाली दल की एनडीए में वापसी की चर्चाएं राजनीतिक गलियारे में बड़ी तेज थी, लेकिन आज एनडीए की बैठक में उनकी गैर मौजूदगी से यह साफ है कि शायद अभी उनकी बात बनी नहीं। लेकिन एनडीए में चिराग पासवान की एंट्री से पासवान परिवार में झगड़ा खुलकर सामने आ चुका है, जिसमें आमने सामने हैं चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान। और वजह है हाजीपुर लोकसभा सीट, जिस पर चिराग पासवान ने आज फिर दावा ठोक दिया। हाजीपुर की सीट मेरे पिता की सीट रही है और एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के अधूरे कार्यों को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो यकीनन हाजीपुर की सीट से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही चुनाव लड़ेगी। दिल टूटता है तो दिल नहीं जुटता है। उनके पिताजी जीते जिंदगी मुझको उत्तराधिकारी बना के गए हाजीपुर से। जमुई क्यों छोड़ रहे हो? हाजीपुर तो मेरा और मेरा रहेगा। उसने कहा था एनडीए छोड़ के चले जाओ। हम लोगों को तो चिराग पासवान जी से मतभेद तो इसी पॉइंट पर हुआ कि पासवान परिवार की ये तनातनी बता रही है कि एनडीए के लिए बिहार की सीटें तय करना किसी सिरदर्द से कम नहीं होगा। सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं, एनडीए में जो नई पार्टियां जुड़ी उनके नेता भी बहुत उत्साही दिख रहे हैं। कुछ नेता तो अपनी राजनीतिक हसरतें भी छिपा नहीं पाए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर हम यहाँ 13 तारीख को आए थे। हमारी पैरवी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2 जुलाई को लखनऊ में माननीय अमित शाह जी से कहा कि ओम प्रकाश राजभर को अलायंस में ले आइए, तब हम पूर्वांचल में जीत हासिल कर। हम लोग यूपी की सरकार में भी दिखेंगे, दिल्ली की सरकार में भी। घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, मैं भी चाहता हूं कि चुनाव लड़ूं और लोकतंत्र का मंदिर है लोकसभा को भी जाने की इच्छा है और समाज में है, समाज की सेवा करना चाहता है। राज्यपाल जैसे पद मिलने से निश्चित तौर पर मैंने बोला ना कि मुख्यमंत्री बनने से उस समाज में जागरूकता आई। समाज को जगाने के लिए अगर उस पद को मिलता है तो निश्चित तौर पर उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। तो एनडीए के कुनबे में नई जुड़ी हर छोटी पार्टी और हर नेता की अपनी ख्वाहिश है। वैसे बीजेपी के नेतृत्व वाले 38 दलों के गठबंधन एनडीए की राजनीतिक ताकत क्या है, इसे ऐसे समझिए। इस पूरे गठबंधन की अभी देश के 16 राज्यों में सरकार है। एनडीए के 331 लोकसभा सांसद हैं, जबकि 110 राज्यसभा सांसद हैं। जो सवाल विपक्ष के गठबंधन इंडिया के सामने है, वही सवाल बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के सामने, और वो सवाल है सीट शेयरिंग की चुनौती। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 303 लोकसभा सीटें जीती थी, इसलिए उसके सामने एक बड़ी चुनौती ये होगी कि अपने सहयोगियों को वो कितनी सीटें दे पाती है। 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेले 303 सीटें जीती थी, इसीलिए उसके सामने चुनौती ये होगी अपने बाकी सहयोगियों को कितनी सीटें दे पाती है। हालांकि एनडीए में शामिल छोटे दलों के नेता कह रहे हैं बातचीत की प्राथमिकता में फिलहाल सीटों का मसला नहीं है। आज जो विभिन्न राजनीतिक दल एनडीए गठबंधन में सम्मिलित हैं, वो सभी एक साथ देश की राजधानी में इकट्ठा हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों को भी हम सुनेंगे और एनडीए की एकजुटता का संदेश भी देश में देंगे। जनता का जो भरोसा है एक बार फिर कायम होगा और भी मजबूती से एनडीए गठबंधन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। सीट शेयरिंग की जहां तक बात है, हर दल अलग से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठ के इन पर चर्चा करे। उनके आने से निश्चित रूप से एनडीए को ताकत भी मिलेगी। यानी एनडीए की छोटी पार्टियां पीएम मोदी और बीजेपी के करिश्मे के भरोसे हैं। वैसे एक तरफ 26 विपक्षी दल और दूसरी तरफ एनडीए के 38 दलों के इस महाजुटान के बाद अब संसद का आने वाला मॉनसून सत्र बड़ा दिलचस्प होने की उम्मीद है। एक बार राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को ललकारा था कि एक अकेला कितने पे भारी।
ऐसे में अब विपक्ष के लोग तंज कर रहे हैं कि आखिर इतने दलों को अब बीजेपी क्यों जुटा रही है। आपको सीधे लिए चलता हूं मैं नीरज पांडे के पास, एनडीए की बैठक की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। नीरज, आज गठबंधन के नेताओं की बैठक होती है और आज ही एनडीए की यह बैठक, इसके पीछे क्या किसी तरीके कोई दबाव, क्या रणनीति सामने आ रही है बीजेपी की? देखिए अखिलेश, ये है शो, पावर शो। हर पार्टी अपने अपने तरीके से इस चीज़ों को रखना चाहती है। एनडीए ने यूपी जो विपक्ष के जो 26 दल हैं उनके सामने 38 दलों का एक कुनबा पेश किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2024 से पहले ऐसा परसेप्शन लेके जाना चाहती है कि आज भी देश की वो सबसे बड़े गठबंधन के रूप में, क्योंकि लगातार विपक्ष कहता रहा है कि एनडीए में अब कोई बचा नहीं है, एनडीए में दलों की कमी है, एनडीए के साथ कोई जाना नहीं चाहता। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने एक ऐसे कुनबे का निर्माण किया है जिनमें देश के अलग अलग राज्यों के छोटे छोटे दल हैं और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सीधे फायदा पहुंचा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपना ही ट्रैक रिकॉर्ड सुधारने के प्रयास में है, क्योंकि 2014 और 2019 में उन्होंने अपने ट्रैक रिकॉर्ड को सुधारा और अब उनका प्लान है कि 2024 में वो 303 सीटों से भी आगे जाएं। लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, ये बाद में पता चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज पांडे, जानकारी के लिए आपका। अंदर की ये पूरी खबर आपने दर्शकों तक पहुंचाई।